नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे सप्ताह भर जो विषय चर्चित रहे, टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि क्षेत्र तक, राजनीति, सामाजिक तथा अन्य विषयों को लेकर चुनिंदा विषयों को आप तक अलग अंदाज में पहुंचाने का हमारा प्रयास होता है। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी से। पिछले सप्ताह जैसा कि हमने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर विश्व स्तर के वैज्ञानिकों में चिंता छाई हुई है। इस विषय को लेकर एक मंथन चल रहा है कि इसका जो बेतहाशा उपयोग हो रहा है विज्ञान में, इस बात को लेकर भी चिंतन हो रही है, विचार किया जा रहा है कि इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जा सके। इसी क्षेत्र में एक कड़ी और जुड़ गई है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के एक कद्दावर व्यक्तित्व इन दिनों यूएस गवर्नमेंट के सामने उन्होंने कुछ समय पहले एक प्रस्ताव रखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनी हुई एक जो चिप है, माइक्रो चिप होगी, जो वहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी, लगाई जाएगी मानवीय मस्तिष्क में, उसकी मान्यता के लिए एक प्रस्ताव यूएस गवर्नमेंट के समक्ष रखा था। और चर्चा में इन दिनों सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों में यह भी चर्चा हो रही है कि उन्हें उसकी मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि इस दौड़ में, यदि इस मान्यता और इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए आने वाले समय में ऐसे ही प्रयोग की एक दौड़ सी मच जाएगी। हो सकता है कि फिर कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलने वाले लोग और नैसर्गिक मतलब जो अपनी जन्मजात बुद्धि है उसके भरोसे चलने वाले लोग, ऐसे दो वर्ग निर्माण होंगे। और जाहिर सी बात है, इसमें जो एक दौड़ निर्माण होगी वो पता नहीं कहाँ ले जाएगी। इस तो हम आने वाले समय की बात कर सकते हैं। यूएस की बात ही चली है तो इन दिनों हमारे भारत के कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी इन दिनों यूएस के 10 दिनों के दौरे पर है। वहाँ पर भारत समेत विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, इस विषय को लेकर वहाँ के लोगों में, जो कि भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे संवाद साधने वाले हैं और अपनी राय प्रकट करने वाले हैं। उनके विविध कार्यक्रमों में उन्होंने क्या कहा, प्रत्यक्ष आप यदि सुनते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दिनों दिन 10 दिन के दौरे में वो जो जहाँ जहाँ दौरे होंगे, इसका लाइव टेलीकास्ट या विविध चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचार आप तक पहुँच सकते हैं। देखने की बात यह है, जब बात चली ही है देखने की, तो सारी दुनिया ने 28 मई का समारोह देखा, भारत का समारोह देखा। भारत के सबसे बड़ी, भारत जो कि एक सबसे बड़ी विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कामकाज जिस संसद से चलता है, उसकी नई वास्तु का लोकार्पण 28 मई को हुआ। पूरी दुनिया ने वो समारोह देखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र की सत्तासीन जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्ता में है फिलहाल और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथों इस समारोह, इस भवन का लोकार्पण हुआ। हालांकि विपक्षी दल ने मिलकर इस समारोह का बहिष्कार किया। हालांकि इसी संसद में बैठकर अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने क्षेत्र की मांगे, विकास कार्य तथा अन्य बातों को इसी संसद भवन में रखना और अपने अधिकारों की बात करने के लिए वहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भेजा है। हालांकि जनप्रतिनिधि ने इस समारोह का बहिष्कार किया है और इस समारोह में और बहिष्कार की विधि में जो कुछ भी आगे आएगा, हालांकि उसके बाद में इसी संसद में बैठकर विरोधी पार्टी के नेता, विरोधी पार्टी के जनप्रतिनिधि अपनी राय रखेंगे, लेकिन उस समारोह पर उन्होंने बहिष्कार किया। इसके भी कुछ परिणाम जरूर आगे हमें देखने मिल सकते हैं। आगे की ही बात चली है और आने की ही बात चली है तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के एकमात्र सांसद बाळू धानोरकर का हाल ही में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस समय इस क्षेत्र के लोगों में, अब उनके चाहने वालों में, एक वे अच्छे नेता भी माने जाते हैं, उनके चाहने वालों में दुख के, शोक की लहर फैल गई है। हालांकि उनकी अंत्येष्टि के समय में कांग्रेसी नेता के साथ साथ महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तथा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता वहां उपस्थित थे, कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित थे। ऐसे में यदि वे महाराष्ट्र के एकमात्र सांसद थे, ऐसे में केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई सदस्य या कोई पदाधिकारी वहाँ उपस्थित होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पे, हो सकता है कि वहाँ से लौटने के बाद वे धानोरकर परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे। यदि वे ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए भी एक राहत भरा विषय हो सकता है। राहत की ही बात चली है तो इन दिनों महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी, जो कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर की जन्मस्थली है, वहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और विधायक गोपीनाथ पडळकर तथा अन्य नेता वहाँ पे उपस्थित थे। इस समय वहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि अहमदनगर का नामांतरण अहिल्या देवी होळकर के नाम से किया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव रखा गया है, पारित किया गया, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। हालांकि इससे पहले भी उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया और औरंगाबाद का नाम छत्रपति राजे संभाजी नगर ऐसा रखा गया है। हालांकि वहाँ की जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसे लेकर तर्क वितर्क है और कुछ लोगों ने न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाए हैं। ऐसे में अहमदनगर का जो नामांतरण का विषय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वहाँ घोषणा की है, इसे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। प्रतीक्षा की ही बात चली है तो आने वाले समय में खरीफ हंगाम आने वाले 8 दिन पर आ पहुंचा है। ऐसे में हमारे देश के किसानों की नज़रें आसमान की ओर लगी है, मानसून की ओर लगी है, उनकी प्रतीक्षा में लगी है कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। पिछले वर्ष जिस प्रकार अतिवृष्टि के कारण किसानों को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा था, हालांकि सरकार ने भी अपने तरीके से उन्होंने मदद पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इस वर्ष अच्छी बारिश होगी, किसानों को अपेक्षा के अनुसार बारिश होगी, ऐसा अपेक्षा किसानों द्वारा की जा रही है। मानसून की प्रतीक्षा भी की जा रही है। हालांकि विविध मौसम विभाग ने, विविध मौसम अनुमानकर्ता संस्थाओं ने, पंचांगकर्ताओं ने तथा अन्य लोगों ने जो कि कुछ नैसर्गिक पद्धतियों से भी मानसून के बारे में, आगामी मानसून के बारे में अपने अनुमान व्यक्त करते हैं, ऐसा कुल मिलाकर अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इनमें से किसका अनुमान सटीक उतरता है यह आने वाले कुछ ही महीनों में हमें पता चल सकता है। लेकिन हम इस समय यह तो बात कर ही सकते हैं कि किसानों के अपेक्षा के अनुसार बारिश हो ताकि हमारा देश फले फूले, क्योंकि किसान के माध्यम से ही हमारे देश की शान है। हम इतना तो कह ही सकते हैं कि किसानों के अपेक्षा के अनुसार बारिश हो। दूसरी बात यह भी है, निसर्ग की ओर लौटने का प्रयास करें, प्रकृति की ओर लौटने का प्रयास करें। जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसमें हमने भी हमारी भूमिका निभानी ही चाहिए, हर किसी ने निभानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ विषय को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।